नमस्कार, आमने सामने में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। देश पिछले 10 दिनों से जेएनयू के घटनाक्रम को बड़ी बारीकी से देख रहा है। इसकी शुरुआत हुई 9 फरवरी में जेएनयू में शाम को कल्चरल इवनिंग के साथ, जहां पर देश विरोधी नारे लगाए गए, भारत के 16 टुकड़े करने की बात की गई। अफजल गुरु जो एक आतंकवादी है और देश की सर्वोच्च न्यायालय ने एक लंबी प्रक्रिया के बाद उसे फांसी की सजा दी, उसके मंसूबों को परवान चढ़ाने के नारे लगाए गए। हमने देखा कि राजनीतिक पार्टियां संजीदा दिखाई दी शुरुआत में, लेकिन 48 घंटे बीतते ही राजनीतिक पार्टियों की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, महत्वाकांक्षा इतनी हावी हुई कि उनके स्टैंड डाइल्यूट होते गए, तब्दील होते गए। मसला ये था कि जिस तरह के देश विरोधी नारे लगाए गए वो देश हित में नहीं थे, देश विरोधी थे। अतीत में हमने भारत में देखा है कि सरकारों के पॉलिसीज के लिए लोगों में विरोध था, उन विरोधों का विरोध प्रदर्शन भी हुआ है, विश्वविद्यालयों में भी हुआ है, सड़कों पर भी हुआ है। लेकिन देश हित पर अगर कोई बात होती रही है तो राजनीतिक पार्टियां एकजुट होती थी। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है जहां खुलकर देश विरोधी नारे लगाए गए, भारत को तोड़ने की बात की गई, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते, अपने राजनीतिक हितों को आने वाले समय में देखते हुए, चाहे वो चुनाव से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए, उनको देखते हुए एकजुट होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। और देश जहां इस पूरे मसले पर अपेक्षा कर रहा है और एकजुट है, राजनीतिक पार्टियों से यह उम्मीद कर रहा है कि वो इस मसले को लेकर आगे बढ़े और उन लोगों को सजा दिलाएं जिन्होंने इस तरह के नारे लगाए, उस पर राजनीतिक पार्टियां इतर दिखाई दे रही हैं। आज हम आमने सामने में इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से इस पूरे मसले को डिविएट, डाइल्यूट किया जा रहा है और कहां ले जाके आज इस मसले को रख दिया गया है, जहां पर इसे इस तरह से देखा जा रहा है कि देश की एक सत्ताधारी पार्टी या सरकार एक तरफ, देश हित एक तरफ, यानी आरएसएस, बीजेपी एक तरफ और अन्य सारी चीजें एक तरफ करके देखी जा रही हैं। देश हित के लिए ये तमाम चीजें एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आती दिख रही हैं, जो देशवासियों के लिए एक चिंता का विषय है। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में 3 मेहमान मौजूद हैं। अवनिवेश अवस्थी हैं जो डीएवी में प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है अवनिवेश जी। हेमंत कुमार बिश्नोई साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जुनैद हारिस साहब हैं जो जामिया मिलिया इस्लामिया में इस्लामिक स्टडीज के प्रोफेसर हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करती हूं, जुनैद साहब आपसे शुरू करना चाहूंगी। जिस तरह से हमने जेएनयू में नारे देखे, आपने भी देखा होगा, तमाम क्लिपिंग्स में लगातार पिछले 10 दिन से आ रहा है, क्या आपको लगता है जो शिक्षा के मंदिर और युवा जो संपत्ति है देश की, उसको भटकाने के लिए जिस तरह से विश्वविद्यालयों में जो एक प्रक्रिया चल रही है, जो प्रवृत्ति दिखाई दी है, उसको आप कितना तर्कसंगत मानते हैं? और ये भी जानना चाहूंगी कि जामिया में अगर ये ऐसा हो रहा होता तो आपका क्या स्टैंड होता? देखिए, बात जामिया की या जेएनयू की नहीं है। मैं खुद जेएनयू से पढ़ा हुआ भी हूँ और इसलिए मैं जेएनयू के माहौल से वाकिफ भी हूँ किसी हद तक। जहाँ तक देश का संबंध है, इस सिलसिले में कोई गतिविधि, कोई नारा या कोई भी इसके हवाले से अगर कोई बात आ रही है तो मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई मतभेद की बात है। सवाल ये पैदा होता है कि किन लोगों ने नारा लगाया, उसके लिए कितना हमें संजीदा होना चाहिए। हमें अलग अलग पार्टियों में बंट करके अलग अलग अंदाज से उसको अपने अपने तरीके से चीजों को लेने की बजाय संजीदगी के साथ सही। क्या वो संजीदगी आपको दिखाई दे रही है आज की तारीख में? जिस तरह से ये पूरी एक तरह से ये पूरा वाकया हुआ, उसके बाद राजनीतिक पार्टियां मंच में बदल गई हैं, उसमें आपको वो संजीदगी दिख रही है? मेरा ख्याल है वो एकजुटता दिखाई दे रही है। और मेरा ख्याल है बंटने की जो कुछ वजह हो सकती हैं, मैं उनके हवाले से जरा से आपकी तरफ जाना चाहता हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि क्या उन्हीं लोगों को सजावार समझा जा रहा है जिन्होंने लगाए हैं ये नारे? मैं ये कह रहा हूं कि सही बात तो यह है कि इसका पता लगाया जाना चाहिए और जो सही जो मुजरिम हैं उनको सजा देने की। उसमें तो साफ दिखाई दे रहा है जो स्टूडेंट्स नारा लगा रहे हैं। हाँ, तो और उसी बिना पे एक की गिरफ्तारी भी हुई है। गिरफ्तारी को लेके कई सवाल हो सकते हैं, सबूतों को लेके कई सवाल हो सकते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। उसमें एकजुटता क्यों नहीं दिखाई दे रही? अवस्थी साहब, क्या दिखती है वो एकजुटता आपको दिखाई दे रही है? मैं जुनैद साहब से इसलिए थोड़ा सा नाइत्तेफाक रखता हूं कि ये जेएनयू में पहली बार घटना नहीं घटी है। इससे पहले भी इस तरीके की तमाम देश विरोधी गतिविधियां, अरुंधति राय जाकर के वहां पे देश के टुकड़े करने की बात करें, कश्मीर की आजादी की बात करें, या बाकी और जो एक जबरदस्त लॉबी है जिसको आजकल मीडिया में कुछ चैनल्स ने उसको नाम भी दिया इंडिया हेट्रेड लॉबी, जो इंडिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ काम करती है।
मुझे समझ में नहीं आता जुनैद साहब, आप कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। जेएनयू में 9 फरवरी की रात को देश विरोधी नारे लगते हैं, ये सबको मालूम है। 10 तारीख को कोई हड़ताल नहीं होती, वहां का कोई शिक्षक, वहां का कोई छात्र हड़ताल का आह्वान क्यों नहीं करता कि कल जेएनयू बंद रहेगा क्योंकि कल हमारे कैंपस में देश विरोधी नारे लगे थे। बल्कि इसके उल्टा हुआ कि जब क्रैकडाउन किया गया, जब उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की गई, वहां के स्टूडेंट यूनियन जो कन्हैया कुमार था, जो वहां पे उस मसले पे, उस कल्चरल इवनिंग में मौजूद था, उसकी गिरफ्तारी को लेकर के राहुल गांधी जेएनयू पहुंचे। और इस देश में आजादी के बाद पहली बार एक ऐसा कांड हुआ था जो जलियांवाला बाग से भी ज्यादा खतरनाक और बर्बर था। रात को सोते हुए रामलीला मैदान पे रामदेव के उनके अभियान में सोते हुए लोगों पर लाठी, गोली, अश्रु गैस बरसाए गए, तब किसी को संवेदना नहीं जगी। हैरत की बात यह मुझे लगता है कि देश विरोधी नारों पर, देश विरोधी गतिविधियों पर जहां तमाम राजनीतिक दलों को एक होना चाहिए। मैं जुनैद साहब से फिर से एक बार अनुरोध करूंगा कि जब बम फटता है ना, कोई आतंकवादी जब बम लेकर के आता है तो वो जाति, पंथ, वर्ण, वर्ग ये सब नहीं देखता। इस देश के टुकड़े होंगे तो उसमें कोई एक, ऐसा नहीं है कि कोई एक को नुकसान होगा, किसी एक राजनीतिक दल को नुकसान होगा और दूसरे को फायदा होगा, ऐसा होने वाला है नहीं। इसलिए तमाम राजनीतिक दलों को इसमें व्यक्तिगत मतभेदों से, व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके पूरी तरह से एक आवाज में यह आवाज आनी चाहिए कि इस देश में देश विरोधी गतिविधियों की कोई आवाज। आप दोनों लोग टीचर्स हैं, जी। क्या जिस तरह से तमाम टीचर्स एक तरह से सड़क पे आए हैं, प्रोटेस्ट के नाम पर भी आए हैं, क्या वो टीचर्स की ये भी भूमिका थी कि वो छात्र दिखाई दे रहे हैं तमाम वीडियोस में, क्या उनसे अपील की जाए कि आए और आप अपने आप को आत्मसमर्पण करें, क्योंकि अभी तो पुलिस ढूंढ रही है। बुनियादी बातें आपके सामने रखूं, मुझे बहुत अफसोस है कि किसी सही बात का सहारा लेकर के किसी गलत बात को साबित करने की कोशिश हो रही है। एक मिनट, हाँ, मैं बता रहा हूं। बताइए आप। एक बड़ा इल्जाम जेएनयू, जिसे हम आइडियल हिंदुस्तान का आइडियल यूनिवर्सिटी हम जिसे हम कह सकते हैं, किसी को गुरेज नहीं है। अभी माफ कीजिएगा, अभी इन्होंने ये कहा था कि जेएनयू में आए दिन ऐसे होते रहते, उससे पहले भी हो चुके हैं। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान जिस सेकुलर मुल्क में हम रहते हैं और जिस आजादी की हम बात करते हैं, हम अपने नौनिहालों को, हम अपने बच्चों को हम आजादी की फिजा में सांस लेने देंगे। लेकिन आजादी की फिजा में सांस का क्या मतलब है जुनैद? मेरी बात सुनिए। रितु जी, जुनैद साहब, आप मुझे एक बात बता दीजिए। आपसे अभी मैंने अपनी बात कंप्लीट कर ही रहा हूं, उसका जवाब दे दीजिएगा आप। चलिए, आपकी बात। आपको मालूम है कि दंतेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ के जवानों का मैस्कर नरसंहार होता है और उस नरसंहार पर जेएनयू में खुशियां मनाई जाती हैं, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। उन 76 नौजवानों की क्या सिर्फ यही गलती थी कि वो देश की रक्षा के लिए सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे? वो भी जेएनयू के हॉस्टल में स्कॉलरशिप लेकर के मस्ती मार सकते थे, लेकिन उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ ज्वाइन की और उन्होंने अपने लिए नहीं, देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और जेएनयू में उस पर सेलिब्रेट किया जाता है। और कहीं कोई हड़ताल नहीं, आपको बता दूं, जेएनयू में पढ़ने वाले मस्ती नहीं मारते हैं, मैं इससे इत्तेफाक कर रहा हूं, वो देश की नींव को मजबूत करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। जेएनयू एक प्रतिष्ठित संस्थान है, एक लंबे समय से वहां से तमाम लोग निकल के उसकी अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, इससे कहीं कोई गुरेज नहीं और इस पे कोई सवाल नहीं है। अभी आप क्या सुन रहे हैं? आप क्या सुन रहे हैं? इसीलिए हमने कहा कि इसे डाइल्यूट किया जा रहा है, इस पूरी बहस को, इस बहस को ये साबित कर दिया गया कि जेएनयू पूरा एक तरह से एक पूरी यूनिवर्सिटी को आपने आपत्तिजनक यूनिवर्सिटी घोषित कर दी। इस पे तो कोई सवाल नहीं था। सवाल तो ये था चंद लोगों में, और अगर इस तरह के अफसर, जो अवस्थी साहब ने भी कहा कि 9 फरवरी को ये होता ही है, वहां पर आपत्ति तो उस पे है। देखिए, मैं आपसे फिर मैं कह रहा हूं कि जो नारे हैं देश के खिलाफ, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का कोई भी वासी उसके फेवर में नहीं जा सकता है। और मैं कह रहा हूं कि अगर वो नारे, जिन लोगों ने नारे लगाए, उनको सजा देनी चाहिए, उनकी पकड़ होनी चाहिए, और पकड़ ही की बात नहीं है, उनकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए, जो कुछ भी सजा करे, लेकिन हर चीज के उसूल बने हुए हैं। ये नहीं है कि किसी को जबरदस्ती किसी भी तरह। क्या आपको लगता है कि ये जो नौजवान, जो कोई पीएचडी कर रहा है, कोई एमफिल कर रहा है वहां पर और इस तरह के नारे लगा रहे हैं, ये तो वही बात है जिस तरह से लगातार पीडीपी भी कहती रही है, या कश्मीर में जो भटके युवकों को या जो युवा आतंकवादी जो पकड़े जाते हैं उनको कहा जाता है कि उनका ब्रेन वॉश करा गया, उन्हें समझाने की जरूरत है। क्या ये तर्क है? नहीं, मुझे लगता है कि यदि वहां पर ये सब गतिविधि चल रही थी तो क्या जेएनयू के स्टूडेंट
जो अपने को सही मानते हैं, देशभक्त मानते हैं, क्या किसी ने पुलिस में कंप्लेंट की? क्या किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन से कंप्लेंट की? क्या वहां के जो टीचर्स आज सड़क पर उतर रहे हैं किसी बात के विरोध को लेकर, क्या उन लोगों ने उसकी वो की? ये तो उसी ढंग की स्थिति है कि जैसे बंबई में आतंकवादी पाकिस्तान से आए, उन्होंने हमला किया, तो क्या उन हमला करने वालों को वहां के स्लीपर सेल की सहायता नहीं थी? ये कहीं स्लीपर सेल भी तो जेएनयू के अंदर हैं। ये जो स्लीपर सेल हैं, इनको भी तो पकड़ा जाना चाहिए। अभी सवाल ये है कि उनको पकड़ा जाना चाहिए, इस तरह के नारे नहीं लगने चाहिए, इस तरह की गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, राष्ट्र विरोधी काम नहीं होने चाहिए। उनकी बात किए बगैर हम और मुद्दों पर चीज को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जुनैद साहब, भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह भारत के 16 टुकड़े हों, और अफजल गुरु को लेकर जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, उसके मकसद को परवान चढ़ाने की बात की जाएगी, आपको लगता है कि ये नासमझी हो सकती है? मैं समझता हूं कि ये गलत है। इसलिए गलत है, उसूली तौर पर ये इंशाअल्लाह के जिन लोगों ने भी नारे लगाए उनकी पकड़ होनी चाहिए। ये कौन लोग हैं, इसकी तहकीक होनी चाहिए। मैं आपसे बेसिक चीजों से, लेकिन ये बताइए, आपने कन्हैया कुमार को, वहां के प्रेसिडेंट को जिन बुनियादों पर पकड़ा है, क्या वो तर्क है? उसके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जाहिर सी बात है उसके दुर्व्यवहार। नहीं रितु जी, जुनैद साहब, मैं यही तो आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं। आपको लगता है कि जुनैद को पकड़ना गलत है, उसके खिलाफ आप आए, लेकिन जिन लोगों ने नारे लगाए उनके खिलाफ आप कब आए? जेएनयू के टीचर्स इनके खिलाफ कब आए आप? स्टूडेंट्स को बोलना चाहिए था। आज आप स्टूडियो में बैठ कर कह रहे हैं आपने कौन सी सड़क पर वो जुलूस निकाला, कब वो ह्यूमन चेन बनाई जिसमें आपने कहा कि देश विरोधी नारों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जेएनयू में? ऐसा जेएनयू का कौन सा टीचर था जिसने 10 फरवरी को यह कहा कि मैं सड़क पर उतर के कहूंगा कि ऐसे नारे मेरे जेएनयू जैसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में हम किसी हालत में स्वीकार नहीं कर सकते? और अगर मेरा सवाल ये है जुनैद साहब, अगर आप लोग बाहर निकले, जुनैद, उस देश विरोधी नारों पर आपकी एक आवाज नजर नहीं आती। अगर आवाज आज आपने जरा, आज आप कह रहे हैं हम विरोध करते हैं, कहां विरोध किया आपने? किस तरह से विरोध? स्टूडियो में बैठ, अच्छा ये बताइए, जो विरोध करके आपने सड़क पर उतर करके विरोध किया उसका? अच्छा ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस तरह से विरोध जताया गया, जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की, जिस तरह से जाकर के कोर्ट में दुर्व्यवहार हुआ, जिसे आप विरोध कहते हैं, कानून को हम लोगों की। अच्छा मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, बस माफी के साथ। मैं आपसे मांग रहा हूं जुनैद साहब, हम वापस लौट रहे हैं इसी बहस को आगे जारी रखेंगे। जानेंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जाती है, वो सिलेक्टिव क्यों रहा है पिछले कुछ समय में, और इस पूरे प्रकरण में भी सामने दिखाई दे रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं। बजाज प्लैटिना की माइलेज कितनी है ये हम नहीं बताएंगे, ये जिन रास्तों पर चलती है वो रास्ते बताएंगे, ये मुश्किल चढ़ान बताएगी, ये बारिश की सड़कें बताएंगी, ये पतली गलियां बताएंगी, ये पेट्रोल की आखिरी बूंद को निचोड़ने वाली DTSI टेक्नोलॉजी बताएगी, जो हर रास्ते पर दे सबसे ज्यादा माइलेज। सिर्फ वही है दुनिया का असली माइलेज चैंपियन। I fire hard and I fire strong. I like solving problems. Facing an enemy at a higher position is a problem. Being 2 points down is a problem. And the bigger the problem, the sweeter the victory. What do I like more? Going to battle or firing my pistol? I like the fact that I do both for India. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. धीरे धीरे सब जान गए हैं कि हम जैसे बिना MRP, वजन और यूज बाय डेट लिखे हुए पैकेट गलत हैं। हाँ, तभी तो कोई हमें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है। उम्मीद मत छोड़ो पैकेट भाई, कोई तो होगा ही जिसे दुकानदार चाचा बेवकूफ बना लेंगे। सही पैक पर वस्तु की कीमत, वजन, निर्माता कंपनी का नाम तथा इस्तेमाल की तारीख जरूरी है। आप बताइए, आप जानने वालों में से हैं या बेवकूफ बनने वालों में से? जागो ग्राहक जागो। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है, ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। अब अपने 1 साल से छोटे बच्चे को टीकाकरण सत्र में पोलियो की 3री खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। क्यों राधा, इससे क्या होगा पता है ना? हाँ दीदी।
पोलियो से डबल सुरक्षा हमेशा के लिए। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, एएनएम या आशा दीदी से संपर्क करें। 2 बूंद जिंदगी के, इन्हीं 2 बूंदों ने इस देश को पोलियो से आजादी दिलाई। इन जैसे हजारों नायकों ने मीलों का सफर तय किया, हर बच्चे तक इन 2 बूंदों को पहुंचाया। लेकिन देखिए, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी भारत में बच्चों को पोलियो और अन्य बीमारियों के टीके लगवाने हैं, ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी सकें। 21 फरवरी को अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आमने सामने में। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जुनैद साहब, हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि राजनीतिक पार्टियां अगर बटी हुई दिखाई दे रही हैं देश हित के मसले पर, क्या इसमें भी शिक्षाविद जो लोग हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि ये विश्वविद्यालयों का सवाल है। पहले भी हमने देखा है कि विश्वविद्यालयों में सरकारों के प्रति, सरकार और देश 2 अलग अलग चीजें हैं। आप इन दोनों को एक जोड़कर नहीं देख सकते हैं। सरकार आती जाती चीज है, सत्ता में कोई है आज नहीं है, लेकिन देश हित सबसे ऊपर है। क्या उसके साथ आपको नहीं लगता सबका इस तरह का व्यवहार, ये समझौता कर रहे हैं आप देश के आने वाले भविष्य के साथ? देखिए, जिस तरह से इशू सीरियस है उसी तरह से इसके साथ सीरियसनेस बरतना भी चाहिए था। मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने नारे लगाए, मैं बार बार कह रहा हूं कि नारे गलत हैं। अब मैं एक बात कह रहा हूं कि जिन लोगों ने नारे लगाए उनके लिए आप एक कमीशन बिठाते, उनकी एक इंक्वायरी करते। देखिए, मैं बता रहा हूं, मेरी पूरी बात सुनने प्लीज। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि देशभक्ति के नाम पर क्या किसी को देश का कानून हाथ में लेने की इजाजत दी जा सकती है? कानून कहाँ देशभक्ति के आधार उस पे तो सिर्फ कानून उन्हीं छात्रों ने लिया। क्या लिया है? जो अगर इस तरह के नारे लगा रहे हैं कि जो नारे लिया गए, मैं बार बार कह रहा हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने को मैं गलत नहीं समझता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन्होंने नारे लगाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो भी हो संजीदगी के साथ उस पर सोचना चाहिए, ताकि हमारे देश का भविष्य बेहतर हो सके। देश हित के नाम पे कहां पे गलत हो रहा है जिसकी आप बार बार मैं बता रहा हूं। कन्हैया कुमार को की पूरी वीडियो आप सुन लीजिए उसकी स्पीच की। देखिए, वो एक अब कानूनी, देखिए अब वो कानूनी दायरे में है। अवस्थी जी, जुनैद साहब, मैं और आप बात तो कहने दीजिए। फैसला नहीं कर सकते। बिल्कुल, फैसला न्याय करेगा। मैं भी कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कन्हैया गलती कर रहा है, आप कह रहे हैं नहीं कर रहे। नहीं, आप सुनिए। सड़क पर आ जाना इस बात के लिए देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए। अगर पुलिस ने उसको पकड़ा, उससे जांच करेगी, पूछताछ करेगी। अगर वो निष्पक्ष होगा, निर्दोष होगा, तो इस देश की न्याय व्यवस्था वो न्याय व्यवस्था है जो पूरे विश्व में कोई नहीं है। जो याकूब मेनन के लिए रात को 2 बजे इस देश का सुप्रीम कोर्ट बैठता है, उसके बावजूद इस देश की न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैंने ही लगा रहा हूं। नहीं, जो लोग कोई नहीं लगा रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि क्यों पकड़ लिया, अरे सरकार नहीं पकड़ती, पुलिस है। मैं इसी बात पे कह रहा हूं कि ये बताइए कि वकील जो होते हैं, जांच होगी ना, अदालत में जाता है, वो यदि एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, बिल्कुल वो स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट है, जाहिर तो सी क्या बात है। उसने शिकायत की इस बात की? वो वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है उस असेंबली में जहां पर नारे लग रहे हैं, तो क्या उसने पुलिस को सूचित किया? मैं खुद स्टूडेंट्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो लेकिन जहां पर भी कहीं दंगा फसाद होता था तो पहले हम लोग पुलिस को सूचित करते थे कि यहां पर दंगा फसाद हो रहा है जी। क्या उसने उस रात को पुलिस को सूचित किया जेएनयू के विरोधी नारे लगे को सूचित किया? यदि उसने सूचित नहीं किया तो वो दोनों तरफ से जिम्मेवार है। या तो वो उनके साथ मिला हुआ है, ये बात स्पष्ट नजर आती है, या फिर वो इस लायक ही नहीं है कि इस पोस्ट पर वो आ सके। सवाल ये, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं जुनैद साहब, इसको ना संकीर्ण राजनीतिक चश्मे से देखने की बजाय विराट और व्यापक देश हित के दृष्टि से देखना चाहिए। इसमें सिर्फ किसी एक व्यक्ति का, एक विचारधारा का, एक राजनीतिक दल के फायदे और नुकसान की बात है ही नहीं। इसमें क्यों कुछ राजनीतिक दल सोच रहे हैं? मुझे हैरत लगती है कि कश्मीर में 5 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाल दिया जाता है। राहुल गांधी एक दिन लाल चौक पर जाकर के नहीं बैठते कि जब तक कि इनको वापस नहीं लिया जाएगा मैं उठूंगा नहीं, और एक कन्हैया की गिरफ्तारी पर वो जेएनयू पहुंच जाते हैं। मुझे हैरत होती है। ये देश की राजनीति है, ये लोकतंत्र है।
अरे कहे ना सामने आकर के कि मुझे कोई मसला नहीं है कि देश में कश्मीर से कश्मीरी पंडित निकाल दिए गए, मेरी कोई संवेदना नहीं है। ये कहने की हिम्मत भी रखें फिर वो राजनीतिक दल। ये दोनों तरीके की बात नहीं चलेगी। सिलसिले में जो देश की नीति है उससे कौन अलग है? अरे कोई आप सोच सकते हैं कि अपने ही देश में कोई शरणार्थी हो जाए? सोच सकते हैं आप लगा घर से निकाल करके भूल दिया जाता है अभी व्यक्ति की आजादी को लेकर ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है? याद दिलाते हैं आपको, चाहे वो राहुल गांधी ने वहां जाके किताब की बात हो, छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। इसी देश में सुनिए, इसी देश में इन्हीं लेफ्टिस्ट और कांग्रेस की सरकार के, यूपीए की सरकार के दौरान तस्लीमा नसरीन को अगर छुपना पड़ता है, हैदराबाद में खुलेआम उनके चेहरे पर अगर गुलदस्ता फेंका जाता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पश्चिम बंगाल से निकाला जाता है, रात में मालदा का पूरा अपना इंसिडेंट, कहाँ है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? तब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ होता है? तब आप कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी एक खास धर्म पर आपत्ति कर रहा है, उस पर कुठाराघात कर रहा है, तब आप उसे रोकते हैं। और यहाँ इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप जायज ठहराते हैं। देखिए, दो चीजों को आप मत मिलाएं प्लीज। एक चीज तो मैं आपको बता दूं, जहां तक तस्लीमा नसरीन का मुद्दा है, जाहिर सी बात है कि हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है और हर धर्म की आजादी की सिर्फ नहीं बात करता है, सम्मान की भी बात करता है। जुनैद साहब, मेरी पूरी बात सुन। लेकिन जेएनयू में हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीर लगाई गई खालिद मोहम्मद के द्वारा, और किसी ने विरोध नहीं किया। ऐसा है, किसी ने विरोध नहीं किया। एक बात मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में आपने खालिद मोहम्मद कौन है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि हिंदुस्तान का एक मशहूर आर्टिस्ट सिर्फ इसलिए मुल्क छोड़वा दिया गया फिदा हुसैन को कि उनके नाम से इल्जाम था और बेचारे को इंडियन न रह करके कतरी होकर के मरना पड़ा। मैं आपकी बात से बहुत ज्यादा सहमत हूं कि यहां से उनको बाहर जाना पड़ा, लेकिन वो जो पुरस्कार वापसी उस समय किसी ने नहीं की। लेकिन किसी ने सम्मान वापसी नहीं की, किसी ने अपील नहीं की। जुनैद साहब, ये सारे असहिष्णुता नहीं थी। देखिए, मैं तब उस सरकार से असहिष्णुता नहीं थी। उस सरकार से नहीं कहा कि इनको पूरी सुरक्षा क्यों नहीं देगी, हम सम्मान वापस करते हैं। एमएफ हुसैन नाम का इतना विराट चित्रकार जो है वो विदेश में चला गया, किसी ने एक सम्मान तक वापस नहीं किया। किसी ने किया, क्यों? तब असहिष्णुता नहीं नजर आई थी। उसमें क्या करता? देश के गृह मंत्री से कहा गया इसे सुरक्षा दीजिए, और उन्होंने कहा कि उनसे कहिए कि हमें क्या करें, हमसे अनुरोध करें कि उनको सुरक्षा चाहिए। हाँ, ठीक है। तब किसी ने सम्मान वापस नहीं किया। वो अलग इशू था, वो अलग इशू था। कहा गया कि इतना बड़ा चित्रकार देश छोड़ के चला जाता है, किसी ने सम्मान वापस नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं, इसके पीछे मेरी पूरी बात सुनिए। साजिश है। अगर कोई, मैं कह रहा हूं, सुनिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अगर किसी के दिल को ठेस पहुंची है, जाहिर सी बात है लोगों ने सम्मान वापस नहीं किया। लेकिन जब मुल्क का पूरा मुल्क का संविधान के खिलाफ सब कुछ, रितु जी कह रही है संविधान के खिलाफ नहीं, ये सिलेक्टिव क्यों है? ठेस सिलेक्टिव क्यों पहुंचती है? अभिव्यक्ति की आजादी पर ठेस सिलेक्टिव क्यों है? कहां पहुंच रही है? बिल्कुल ठेस सिलेक्टिव ही पहुंची है। तब आपको ठेस लगी, आज आपको ये ठेस क्यों नहीं लग रही है? अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर आप लोग मैंने कब कहा कि नारे लगाने सही? मैंने कहा क्या? जुनैद साहब, राष्ट्रहित का मसला है तो इस पर सड़क पर क्यों नहीं आया जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां ये बताइए, अपनी राजनीति छोड़ें और इस पर एक स्टैंड पे आके खड़े हों? सबको होना चाहिए। देखिए, हम वक्त एक छोटे से ब्रेक का आमने सामने में, हमारे तीनों ही मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। दीदी ये देखो, H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। अरे वाह, हार तो बड़ा सुंदर है तुम्हारा। आर्टिफिशियल है क्या? आर्टिफिशियल? असली सोने का है। ढेरों डिजाइन्स में से चूज किया है मैंने। फिर तो BIS हॉलमार्क का निशान भी जरूर होगा। सिर्फ डिजाइन्स और चमक से नहीं,
असली सोने का भरोसा होता है हॉलमार्क का निशान, क्योंकि सोना सिर्फ आभूषण नहीं है, ये है जिंदगी भर की पूंजी। जागो ग्राहक जागो। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। हम जानते हैं आमने सामने में अपने मेहमानों से अंत में क्या इनको ये लगता है कि इस पूरे मसले को जहां देश हित पर लाकर रखना चाहिए था और एकजुटता दिखानी चाहिए थी राजनीतिक पार्टियों की भी, बुद्धिजीवियों को भी और समाज के हर वर्ग को, जहां आम नागरिक आज देश का ये सोच रहे हैं कि इस पे राजनीतिक पार्टियों को एक मत होना चाहिए, उस पर इनकी आखिरी प्रतिक्रिया क्या है? अवस्थी साहब आपसे शुरू करूंगी कि आपको लगता है इस पूरे मसले को बीजेपी आरएसएस वर्सेस वेस्ट करके देखा जा रहा है और इसके पीछे क्या कारण है कि ये सब लोग एकजुट हो जा रहे हैं? ये सामान्य सी बात है कि जब व्यक्ति इतने संकीर्ण राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश करता है और देश उसके लिए पीछे हो जाता है और सत्ता सामने आ जाती है, सत्ता से अलग होने के पश्चात सिर्फ सत्ता पर बैठना, सत्ता पर काबिज होना, इस मानसिकता से भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है मनोवृत्ति और तमाम राजनीतिक दलों को अपने वैयक्तिक निहित राजनीतिक स्वार्थों से अलग होकर के देश के व्यापक हित के बारे में सोचना चाहिए। जुनैद साहब, क्या आपको लगता है ये मौका ये भी रहा, जिस तरह से सड़कों पे लोग प्रोटेस्ट में उतर रहे हैं, इस पूरे जिन पे देशद्रोही का मामला कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि वो गलत हुआ जो जेएनयू में हुआ, क्या वो एक्सपोज हो रहे हैं कि उनके लिए देश हित ऊपर नहीं है, निहित स्वार्थ ऊपर हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदिताएं ऊपर हैं और अपने जितने भी निहित स्वार्थ हैं उनके? जहां तक नारे का संबंध है, मैं कह रहा हूं बार बार कि वो गलत है, लेकिन दूसरी बात मैं बहुत साफ कह रहा हूं, इस सिलसिले में सरकार की जिस तरह की नीति रही, कार्रवाई रही और जिनके हाथ में जो इंसाफ के लिए लड़ने के लिए पैदा हुए हैं और उन्होंने भी जिस तरीके से कन्हैया कुमार के साथ हुआ है, मैं बार आप मुझे पूरी बात भी नहीं कहने दे रही हैं, बहुत अफसोस है मुझे। इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और संजीदगी के साथ इस पर फैसला होना चाहिए और जो रिजल्ट आए उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। बिश्नोई साहब, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि बहुत साफ कुछ ना कह के बचने की कोशिश भी की जा रही है? मुझे लगता है कि जेएनयू के चाहे छात्र हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हों, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जेएनयू में गए, उन सबको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि राष्ट्र हित हमारे राजनीतिक हितों से कहीं ऊपर है। इससे बाहर जाकर यदि वो काम करेंगे तो इससे देश टूटेगा और उससे उन्हें भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। आज के आमने सामने में जिस तरह से हमारे सभी मेहमानों का मानना है कि इस पूरे मसले पर राजनीतिक दलों ने जिस तरह से अलग अलग अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिताओं को ध्यान में रखकर अपने स्टैंड को बदला है, उसकी भर्त्सना हो रही है और देश को आज की तारीख में जरूरत है कि देशद्रोही या वो ताकतें जो मजबूत हो रही हैं, जो देश को तोड़ने की बात कर रही हैं, उनके खिलाफ एकजुट खड़े होकर एक कार्रवाई करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का स्टूडियो आने का और चर्चा के लिए। तो आमने सामने में आज बस इतना ही, मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।